एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही एक अच्छे दिन की शुरुआत। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, किसी ने बहुत सही कहा है, शिकायत कम और शुक्रिया ज़्यादा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि हर परिस्थिति, हर चीज़ के दो पहलू होते, एक अच्छाई और एक बुराई। और हमारा हमेशा शुक्रिया करने का स्वभाव हमें हमेशा उन चीज़ों की अच्छाई की ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार हर पेड़ फल दे यह ज़रूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छाइयों को, सकारात्मकताओं को शामिल करना चाहिए, ताकि हम एक कुशल और अच्छी ज़िंदगी को जी सके। इसी के साथ चलिए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर और नज़र डालते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहे अनमोल वचन पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आज जीवन, समाज एवं मानव की सेवा की है और अपना नाम और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अति विशेष अतिथि का। आप हैं समाज सेवी कमल नयन श्रीवास्तव, जो हमेशा से समाज और लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं और अपना योगदान दिया है। इसी के साथ साथ कमल नयन जी बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत प्रशाखा अधिकारी के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं और बतौर साहित्यकार हिंदी के गौरव को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कमल नयन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार। कमल नयन जी, कहते हैं कि ऊपर वाले की दी सबसे नायाब चीज़ है यह मानव जीवन, और सही मायने में अगर इस जीवन की बात करें तो वो होता है एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ जीना। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सही मायने है इस मानव जीवन का? कबीर दास ने कहा है, दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार। यह शरीर बार बार मिलने को नहीं है। मनुष्य जन्म से ही सामाजिक प्राणी है, अकेला जीवन जी नहीं सकता। इसलिए उसे समाज के लिए काम करना होता है, समाज में जीना होता है। एक दूसरे की मदद के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से कभी विमुख हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि ये जो हमारा मानव जीवन है वो कई अच्छे कर्मों के बाद मिलता है, तो वाकई में इसे इस तरीके से जीना चाहिए कि लोग इसकी मिसाल दें। आप इस जीवन को लंबे अरसे से जीते आ रहे, हमेशा से कहते भी है कि मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत आपने कहाँ और कैसे की? देखिए, कोई भी जीव, मनुष्य जो है, घर परिवार से ही सीखता है। माता पिता परिवार द्वारा दिए गए संस्कार से संस्कारित होता है। तो घर परिवार उसकी प्राथमिक पाठशाला होती है, वहीं से सीखता है और वहीं से उसके जीवन में नींव पड़ती है। वह समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व देखे। बच्चे सीखते हैं उसके माता पिता, दादा दादी समाज के प्रति कितना उदार हैं, समाज के लिए क्या चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों में कैसे मदद करते हैं एक दूसरे की। वहीं से आदमी सीखता है, पुष्पित और पल्लवित होता है, और यही संस्कार उसे जीवन भर निभाना पड़ता है। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके शुरुआती दौर में आपने इसकी शुरुआत, मतलब कोई ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए या कोई ऐसी संस्था जिससे जुड़ के आपने इस समाज सेवा का उद्धार, इस समाज सेवा का कार्य करना शुरू किया? देखिए, स्कूल जीवन हो, घर का जीवन हो, आदमी जुड़ के ही काम करता है, अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। तो जुड़ाव के लिए स्कूल में रहा तो स्कूल का मॉनिटर बना, वहाँ से सीखा एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कैसे आदमी वर्ग की व्यवस्था करता है, उसका संचालन करता है। फिर उसके बाद आदमी आया छोटी छोटी संस्थाओं से, मोहल्ले के पुस्तकालय से, मित्र मंडली से सीख कर आगे बढ़ता है। और यह सिखाने की भी चीज़ नहीं है। आदमी, समाज सेवा क्या है, मानवता की सेवा क्या है? आप किसी नीडी पुरुष को, जिसको आवश्यकता है, कहीं उसको ज़रूरत है, वहाँ उसकी मदद कीजिए। यही समाज सेवा है। घर से शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़। बहुत बड़ा इसके लिए फंड की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई अलॉटमेंट नहीं चाहिए। केवल आपके मन में समाज के प्रति
स्नेह चाहिए, मोह चाहिए, और आप चाहते हैं कि समाज विकसित हो, कैसा समाज चाहते हैं आप, अपना कैसा जीवन चाहते हैं, उसी पर यह निर्भर करता है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक चाहत की ज़रूरत होती है, और खुद ब खुद बाकी के जो भी समाधान या जो भी ज़रिया होता है वो खुद ब खुद आपके सामने आ खड़ा होता है। क्या बचपन से आप लोगों की सहायता करते आ रहे हैं? बचपन में आपका बर्ताव या बचपन में आप किस तरीके से, कैसा आपका बचपन था, वो बचपन जानना में चाहूँगी। बहुत संघर्ष और तंगहाली झेला है हमने, लेकिन यदि आपका जन्मदिन मनाया जा रहा हो और किसी बच्चे की फीस के बिना उसकी परीक्षा बाधित हो रही हो, तो जन्मदिन मना करके, यह स्वभाव बचपन से ही था, दिए गए संस्कार में था गुरुजनों के, परिवार के, कि जन्मदिन का कार्यक्रम स्थगित कर उस बच्चे की परीक्षा दिलवाई जाए। यही संस्कार था, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यों से हमने जीवन की शुरुआत की है। आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूँगी, किन किन कठिनाइयों का सामना कर आज इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं? पिताजी छोटे से सरकारी मुलाजिम थे, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग में। स्वतंत्रता सेनानी थे, घर की 7 बार कुर्की हो चुकी थी, पूरा परिवार बेहाल था। संघर्ष का दौर ये था कि 7वें की बोर्ड परीक्षा में माँ के कान की बाली गिरवी रखी गई, मैट्रिक आते आते माँ का कंगन भी चला गया। इतना संघर्ष झेला है हमने। आज भी जीवन के इस मुकाम पर यदि कोई परीक्षा और शिक्षा के लिए आता है और यदि हमसे अपेक्षा करता है, तो मैं अपनी ताकत से, अपनी पहुंच से एक कदम आगे बढ़कर उसकी मदद करता हूं, क्योंकि मैंने इस तंगहाली को झेला है, इस संघर्ष को देखा है। ये वाकई काबिल तारीफ़ है कि उस परिस्थिति में भी आपने अपने हौसला को बनाए रखा और आप इस मुकाम तक पहुँचे। आपसे जानना चाहूँगी, एक सच्चे समाज सेवक होने के नाते समाज कल्याण में आम जन को कौन कौन से प्रक्रिया या कौन कौन सी क्रियाओं में अपने आप को सक्रिय बनाना चाहिए? देखिए, ये आदमी को उसके लिए उद्यत होना होगा, और एक प्रवृत्ति होती है जो बचपन से ही विकसित होती है। आज तो समाज में जो स्थिति है उसमें समाज सेवा की भी मार्केटिंग हो रही है, दुखद है। समाज सेवा आज यदि किसी बच्ची की शादी में कोई मदद करता है तो व्हाट्सएप समूह, ग्रुप और फेसबुक में डाले जाते हैं कि मैंने उन्हें टीवी दिया। इससे मैं नहीं समझता हूँ कि ये समाज सेवा का रूप है, विकृत रूप है। ये एक जरिया है सर, लोगों तक अधिक से अधिक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कि ऐसे भी लोगों की सहायता की जा रही है। लेकिन कहा जाता है कि आप यदि समाज की सेवा कीजिए, इस हाथ से कीजिए तो इस हाथ को पता नहीं चले, दूसरे हाथ को ही पता नहीं चलना चाहिए। तो इसमें अपनी लिप्सा और जो अपने पहचान और अपना बड़प्पन दिखाने की जो प्रवृत्ति है, यह घातक है। समाज को इसमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। विमल नयन जी, आप लंबे अरसे से या बतौर समाज सेवी आप निरंतर समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि वर्तमान समय में आप किन किन क्षेत्रों में इस विषय पर कार्य कर रहे हैं? देखिए, साहित्य, कला, संस्कृति, खेल, विशेषतः इनसे जुड़ी संस्थाओं में रहकर मैं सेवा अपनी दे रहा हूँ। नवशक्ति निकेतन खेल और साहित्य से जुड़ी संस्था है। नई दिशा परिवार नारी चेतना को आधारित संस्था है, उसका संरक्षक बनकर उसके मार्गदर्शन दे रहा हूँ। फिर क्रिएशंस महिलाओं की अच्छी संस्था है और क्रिएटिव काम करती हैं महिलाएं, उसमें वहाँ रहकर सहायता कर रहा हूँ। नई दिशा परिवार के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम, छोटा छोटा है, 51 ऐसी महिलाओं का छठ व्रत जो साधन, समय और आदमी की कमी के कारण नहीं कर पाती हैं। सारी सुविधाओं के साथ, अर्थ की व्यवस्था के साथ हम लोग निःशुल्क उनका छठ व्रत कराते हैं। एक छोटी सी पहल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कोई कर सकता है, 10 आदमी मिल के हम करा सकते हैं। तो 51 महिलाओं का छठ व्रत हर साल नई दिशा परिवार कराती है। अभी साद नजीमाबादी की स्मृति में एक शाम साद के नाम हुआ, उसमें राज्य के और राज्य के बाहर के लगभग दर्जनों शायर और कवियों को यहाँ बुलाया गया और अच्छी प्रस्तुति हुई, और दूरदर्शन ने भी उसका अच्छा कवर किया। हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय भी गए हुए थे उसमें, और अच्छी प्रस्तुति हुई और नई पीढ़ी को सम्मानित किया गया। और ऐसा लगता है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, और इसी दृष्टि से आदमी काम करता है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि इस संस्थाओं के ज़रिए आपने कैसे इस क्षेत्र में कौशलता प्राप्त की और अपना योगदान देते आ रहे हैं? देखिए, कोई भी काम करने के लिए अकेले आदमी कर नहीं सकता है, तो वहाँ समूह की ज़रूरत होती है। जो सहयोग करने आ जाते हैं, आप आगे बढ़ते चलिए, लोग जुड़ते जाते हैं,
तो जुड़ते गए तो उनके सहयोग से आदमी एक बड़ा काम कर लेता है, कुछ बड़ा काम कर लेता है जो एक व्यक्ति से ऊपर का काम है, जो कुछ लोग भी मिल के कर सकते हैं। वहाँ तो आपको संस्था से जुड़ना ही होगा, जुड़ के ही करना होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जुड़ के आदमी काम करता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। बड़े पैमाने पे आप लोगों के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से, जैसे कि आप बहुत से ऐसे कार्य करते होंगे और कभी ऐसा होता है कि जो कार्य हैं वो बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे कई क्षेत्र होते हैं या ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें ये जानकारी तक नहीं है कि इनके लिए ऐसी ऐसी योजनाएं भी हैं। उन तक आप अपने इन बातों को किस तरीके से, इन सेवाओं को किस तरीके से पहुंचाते हैं? देखिए, अच्छे काम कार्य करने पर सारे लोगों का सहयोग मिलता है। मीडिया हो, दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, समाचार पत्र हो, सारे के सारे बंधु सहयोग करते हैं। और उसके बाद एक दूसरे से माउथ टू माउथ जो होता है कन्वासिंग, वो भी सहयोग करता है। सबसे बड़ा कन्वासिंग तो वही है, एक दूसरे से जो सूचना प्रसारित होती है उससे बड़ा कन्वासिंग कोई नहीं होता है। जी, ऐसे कोई कार्यक्रम जो जिसका आपने तैयारी की है और आपको लगता है कि हमारे दर्शकों या हमारे आम जन को भी जानना चाहिए, ऐसे कोई कार्यक्रम या कार्य? अभी हम लोग अपना बिहार प्यारा बिहार दिल्ली में, पटना में नई दिशा परिवार की ओर से किए और उसकी फिर अगली तैयारी चल रही है। और उसमें राज्य की उपलब्धियों को हम लोग जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। जीवन में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका आपने डट कर सामना किया और आज प्रेरणा स्रोत बने? प्रारंभ में चुनौतियां आती हैं, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है अपने कार्यों के माध्यम से। आप अच्छा काम करते जाएंगे, उसमें सहयोग मिलता ही जाएगा। कुछ नकारात्मकता हो सकती है लेकिन वह शून्य मात्र है। आगे बढ़ते रहिए, मिलता जाएगा सहयोग। तो उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना होता है, समाज के लिए आगे बढ़ते रहना होता है। निरंतर बढ़ते रहिए, सहयोग मिलता रहेगा। जी सर, जैसे कि आप जब भी ये समाज सेवा का कार्य होता है तो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें जन का सहयोग मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे में कितना आसान या कितना कठिन रहा जन सहयोग आपको मिलना इस कार्य में? प्रारंभ में थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन यदि आप अच्छे उद्देश्य के लिए जाएं तो जन सहयोग स्वतः आता है। अपने लोग ऑफर दे के आते हैं कि ऐसा काम कर रहे हैं, इसमें मेरा योगदान, मेरा अंशदान ये है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम्स जो आपने अभी तक जिसका आयोजन किया है और उसके ज़रिए जन कल्याण का कार्य किया है? देखिए, हम लोगों ने जन कल्याण का कार्य तो कोरोना काल था, उसमें लोगों तक भोजन पहुंचाना, चिकित्सक की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराना, चिकित्सकों को संपर्क में रखकर उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन उन्हें ये दवा लीजिए, ऐसे परहेज कीजिए, यही सब होता है। अभी डॉक्टर्स डे, अभी हम लोगों ने डॉक्टर्स डे किया, फिर अभी शिक्षक दिवस, ऐसा छोटा जो कार्यक्रम है ऐसे इसके माध्यम से आदमी जुड़ता है, कभी शिक्षक से, कभी छात्र से, कभी महिलाओं से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके माध्यम से महिलाओं के बीच जाते हैं। और हम लोगों ने तो देखिए धार्मिक आयोजन जो बोलता था, चतुर्थ पूजा कलमजीवी समाज का मानता था, लेकिन आज वह कलमजीवी सभी जातियों के, सभी धर्मों को मिलकर हम लोग करते हैं। चतुर्थ पूजा की पूर्व संध्या पर उसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग मिलकर कलम दावात की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। कितना अच्छा माहौल होता है। यही तो हमारा राष्ट्र का उद्देश्य है। एक तरीके से आप बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा, शिक्षित होना। आपसे जानना चाहूँगी कि आज की युवा, जिसे हमारा भविष्य कहा जाता है, उनका सही मार्गदर्शन के लिए आप किस प्रकार अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए, बच्चों को तो सबसे पहले जो शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा ही मेन होता है। जीवन का आधार, बुनियाद वही है। शिक्षित नहीं होगा तो आदमी समझ नहीं पाएगा समाज क्या है, हमें क्या करना है। मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा के बाद ही वो आदमी समाज की सेवा कर सकता है। और जब तक मन का परिष्कार नहीं होगा, वह परिष्कृत नहीं होगा, तब तक समाज के बारे में अधिक सोचेगा नहीं। तो बच्चों को सबसे पहले उनका जो कर्तव्य है उसका दायित्व अपनी शिक्षा ग्रहण करें, और उसके बाद तब जब उनका सेकंड स्टेप आता है, जब वो समाज की सेवा करने की स्थिति में आते हैं, उन्हें एक कदम आगे बढ़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। जी। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह लिखा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने भावनाओं को दर्शाया है। आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार भी ज़रूरी है, लेकिन बदलते परिवेश में अगर बात करें जहाँ लोग खासकर युवा या जो बच्चे हैं वो खुद को अपने ही में सिमटते जा रहे हैं, मतलब जैसा कि जो समाज से जो मतलब वो ज़्यादा कोरिलेट नहीं करते, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अपने तक ही वो सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में आप किस तरीके से या क्या गाइडलाइंस उन बच्चों को देना चाहेंगे ताकि वो अधिक से अधिक समाज से जुड़े और खुद को भी उस छवि को निखारे, या जो भी उनके अंदर जो छवि है उसको दिखारे? देखिए, आज जो परिवेश बन गया है, पहले संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में आदमी बच्चा बहुत अधिक सीखता था कि हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे दादी हैं। आज का जो माहौल बन गया है, पति पत्नी और उसके द्वारा जना गया बच्चा ही उसमें परिवेश में, परिवार की परिभाषा में आता है। उसमें माता पिता भाई बहन तक नहीं है, तो उसमें थोड़ा कठिन जरूर है, दुष्कर जरूर है, और बच्चे चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर और अधिक से अधिक दौड़ लगा रहे हैं धन के लिए, अर्जन के लिए। तो यह भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आदमी को एक सीमा तक ही जाना चाहिए, जितना में आपका चले, समाज का भला हो। वही कहा जाता है कि साईं जितना दीजिए जाह में कुटुंब समाए, और जो हमारे यहाँ आए हमसे जो कुछ अपेक्षा करता है उसकी परिपूर्ति हो। आकाश छूइए, लेकिन उसका जड़ से नहीं कटना चाहिए, परिवार से नहीं कटना चाहिए। ये कटाव जो होना है, इस जो दुराव है, यही समाज को गलत दिशा की ओर ले जाएगा। बच्चे समझदार हैं, आज के परिवेश के अनुसार उनकी ही मजबूरियां हैं। शिक्षा के लिए उनको जाना पड़ता है दूर, फिर वहाँ के परिवेश के हिसाब से आज के साइंस टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। बचपन से बस्ते का बोझ, पहले ये सब नहीं था, तो समय के हिसाब से बदलाव आता है। बच्चे समझदार हैं, समझेंगे और धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। ऐसे कोई कार्य जिसका आपने आयोजन किया जिसके ज़रिए बच्चों को हम समाज से अधिक जोड़ सके, जहां इनका एक अलगाव इन्हें मतलब देखने को मिलता है कि बच्चे खुद को समाज से या समाज के कार्य से दूर करते जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसी योजना जिसके तहत बच्चों को समाज से अधिक जोड़ा जा सके? हम लोग फादर्स डे, मदर्स डे के माध्यम से बच्चों को जोड़ते हैं। जी, ये जो परिवेश है उसमें जोड़ते हैं बच्चों को वहाँ से ही सिखाया जाता है कि पिता के प्रति क्या दायित्व है, परिवार के प्रति क्या दायित्व है। मदर्स डे, माँ से बड़ी तो कोई पाठशाला नहीं होती है। माँ जो है वही सारी सृष्टि की जननी है और संस्कारों की जननी है। जिस परिवार में माता का किसी बच्चे को मिल जाए संस्कार, उससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकता। तो जुड़ाव है और बच्चे समझते भी हैं, लेकिन मजबूरियां भी हैं उनकी, इसको भी समाज को देखना होगा और माहौल ऐसा बनाना होगा, धीरे धीरे बनेगा, ताकि वे पुनः समाज में अधिक से अधिक रुचि लें। अभी रुचि लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका झुकाव समाज की ओर बढ़े और ऐसा परिवेश भी तैयार करना होगा। जी, आप समाज सेवी के साथ साथ साहित्य की भी सेवा करते हैं। आपका रुझान इस बात को भी बताता है कि आप एक साहित्य सेवी भी हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि अपने इस छवि को आप किस प्रकार समाज कार्य के कामों में शामिल करते हैं? देखिए, पटना विश्वविद्यालय में हिंदी प्रतिष्ठा का छात्र रहा। हिंदी स्वाभाविक रूप से हम लोग के रग रग में है। जहाँ कहीं भी हिंदी की बात होती है, हम लोग हाई स्कूल में भी थे तो पंडित रामदयाल पांडे जी हिंदी की लड़ाई लड़ते थे, तो हम लोग सड़कों पर जाकर लड़ते थे। तो हिंदी के लिए एक मोह है, मातृभाषा है, तो वो स्वाभाविक है। और हर जो भारतीय है मातृभाषा के प्रति प्रेम रखता है। भारतीय भाषा के प्रति, भले ही हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हो, तो वहाँ की स्थानीय भाषा जो भारतीय भाषा है उसके प्रति मोह रखते हैं। और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ ही हिंदी का विकास सन्निहित है, इसलिए भारतीय भाषाएं हिंदी का ही अंग है, यह अलग मान के नहीं चलना चाहिए। रही बात साहित्य सेवा की, तो साहित्य का मैं विद्यार्थी हूँ, साहित्य का सेवक हूँ। कभी या साहित्यकार अपने आप को नहीं मानता। छोटी छोटी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में आई हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन में ही प्रकाशित हुए हैं, और एक दो पुस्तकें भी आई हैं जिसका मैंने संपादन किया है। जस की 10 धरदीनी चदरिया, बिहार का अज्ञात गांधी। जी, कमल नयन जी, अगर आपके साहित्य सेवा की बात करें तो उसमें भी आपका योगदान काफ़ी सक्रिय रहा है। आपकी अनेक कविताएं, कहानियां और आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए हैं।
ऐसे में आपसे चाहूँगी कि आप अपनी कोई स्वरचित कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। कविता का शीर्षक है मौसम। मौसम किसी का हो, मेरा कि तुम्हारा, उतरता है जीवन की गहराइयों में ऐसे जैसे धरती पर बिखेर दिए हों किसी ने असंख्य सरसों के फूल। यह मेरे तुम्हारे विश्वास का मौसम है। पहाड़ जब देह को मान बैठता है मन, तब धीरे धीरे किसी नदी की धार में समग्रता से उतरता है मौसम। तब मन बन जाता है फूलों की क्यारी। वक्त के साथ चलते हुए पथरीले और कटीले रास्ते भी हो जाते हैं सुगम। मंजिल होती है करीब और फिर सपनों में समा जाता है मौसम का एहसास। मौसम कोई भी हो, खिलते हैं फूल, दुखी होते हैं कांटे। मौसम कभी पतझड़ है, कभी बसंत। मौसम कोयल की कूक और मुश्किल समय में गीत का लय है। प्रलय की चिंता के पार जब मौसम की मार से काल हो जाता है क्रूर, लुट जाती है दुनिया, सूने हो जाते हैं सपने, अंधकार में डूब जाता है बच्चों का भविष्य। ऐसे में कैसे गाएं सावन के गीत, कैसे जिए सावन का मौसम। बहुत ही बढ़िया सर। ऐसी कोई और कविता जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? भूख और जिंदगी। जी। एक उलझन एक पहेली है जिंदगी। एक उलझन एक पहेली है जिंदगी। सुलझन और उलझन का पवित्र एहसास है। मानव मन की पीड़ा को मुस्कुरा कर सहना, दिन चढ़े सूरज के साथ ढलते सूरज तक कोल्हू के बैल की तरह वक्त घसीटना, नियत को मशीन होते वक्त के भरोसे छोड़ना और सदियों की संभावनाओं की तलाश में खुद को खपा देना भी जिंदगी है। जंग में हारे सैनिक, जिम्मेवारियों में खुद को खपा देने वाली माँ, कब्र से निकली हुई आत्मा, रोटी के लिए सफ़ेद पोशों को तलवे मलना, सरकारी वादों की डायरी में खुद को देखना, खाली पेट व्यवस्था के खिलाफ जूझना, कर्ज से लदे किसान के घर, बिन ब्याही जवान बेटी का संताप है जिंदगी। भूख जब जिंदगी की राह चलती है तब डोलता है सिंहासन, फटती है धरती, चीखता है आकाश, जिसमें होम हो रही है आत्मीयता। ठीक उसी तरह जैसे प्रलय के पार जिंदगी और भूख रच रहे होते हैं मानवता का नया इतिहास। बहुत अच्छे तरीके से आपने भावनाओं को आपने अपने शब्दों में दर्शाया है। आपने बताया कि किस तरीके से हर परिस्थिति में हमें डटकर खड़ा रहना चाहिए, या जो भी परिस्थिति आए हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, उसके विषय में हमारे साथ कुछ अंश साझा करें। देखिए, अभी जो पुस्तकें आई हैं वो बिहार का अख्यात गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चंपारण लाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल के ऊपर आधारित है। शुक्ल जी इतिहास के अनछुए पृष्ठ थे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर उन्हें नमन किया गया और चंपारण की जनता, बिहार की जनता इसके लिए आभारी है कि शुक्ल जी सामने लाए गए। और दूसरा जस की तस धरदिनी चदरिया, वो समाज सेवी जटाशंकर दास जी को समर्पित है। जटाशंकर दास जी जीवन भर संघर्षरत रहे और इतनी सादगी भरा जीवन कि आदमी राजेंद्र बाबू की तरह की सादगी उनके जीवन में हमने देखा। और माता पिता के बाद हमने 2-4 जिन गुरुजनों का आशीर्वाद लिया है, डॉक्टर शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव, जटाशंकर दास, ऐसे ऐसे लोग, कवि सत्यनारायण, इन लोगों के आशीर्वाद से देखा गया कि सादगी कैसे जीवन में आता है। और लाख पद पर पहुंच जाइए, सादगी रखिएगा तो वो अलग मिसाल है। सादगी में ही जीवन है। जी, तो ये 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। और जैसा कि जानना चाहूँगी कि साहित्य के और कौन सी विधाओं पर आप कार्य कर रहे हैं? मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं जो प्रकाशित हैं, लघु कथा भी लिखे हैं, लंबी कविताएं हैं, छोटी कविताएं हैं, और इनको पुस्तक का रूप भी दिया जा रहा है, वो जल्द ही आने वाला है। ऐसी कोई लघु कथा जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? लघु कथा तो स्मृति में नहीं है। जी जी, कोई बात नहीं सर। अगर कोई कविता और अगर आप चाहें तो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। गरीबी, शीर्षक है गरीबी। गरीबी शब्द नहीं, अभिशाप नहीं, अपने ख्वाबों के आशियाने में नजर बंद होती है गरीबी। गरीबी शब्द नहीं, अभिशाप नहीं, अपने ख्वाबों के आशियाने में नज़रबंद होती है गरीबी। जीवन के गलियारे में दबे पांव जब आती है गरीबी,
अभिशप्त कर देती है मानव मन, छीन कर देती है संभावनाएं, तोड़ देती है सपने, सहम जाता है एहसास। खरगोश सी चाल से दौड़ लगाते, अपने कंधों पर सपने बिठाए, रेगिस्तानी बस्तियों से होकर जब भी गुजरता हूँ, खरगोश सी चाल से दौड़ लगाते, अपने कंधों पर सपने बिठाए, रेगिस्तानी बस्तियों से होकर जब भी गुजरता हूँ, तब आसमान की ओर उठी नजरें और रेत से सने पाँव समय के कुचक्र के आगे टेक देते हैं घुटने। सुख और दुख में तब तड़पने का एहसास है गरीबी, गरीबी सुलझे हुए मन में बीज बोती है हिंसा का, गरीबी मानवता के प्रति प्रतिशोध का पर्याय है। गरीबी शब्द नहीं, अभिशाप नहीं, अपने ख्वाबों के आशियाने में नज़र बंद होती है गरीबी। कहते हैं कि साहित्य में हर चीज़ समाया हुआ, और यह भी माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस पर आपकी क्या विचारधारा है? साहित्य वही है जो अभी बीत रहा है, उसे अंकित कर ही साहित्य होता है, और जो आम लोगों की बात है वही साहित्य है। तो साहित्य तो हर जगह हर समय अजर अमर रहेगा। जो आज हम जी रहे हैं जीवन, वही साहित्य है कल का। जी, कहते हैं कि जब भी कोई साहित्यकार या कवि कोई भी कहानी या कोई भी कविता लिखता है तो जो विषय होते हैं वो उसके आसपास के जीवन से जुड़े होते हैं। आपकी कोई ऐसी कविता जो आपके खुद के जीवन से जुड़ी हुई हो और जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, खुद का जीवन तो आदमी होता है, देखिए संघर्ष झेलता है, खुद का जीवन व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन अभी जो हम परिवेश पर बताना चाहेंगे, गांव शहर हो रहा है। इतिहास के पन्नों में देखा है सदियों पुराना गांव, जो संवारता है शिद्दत से अतीत का मुस्कुराता चेहरा, सूरज की रोशनी में नहाया अंगों सी अंगराई लेता है गांव, जो सागर सा विशाल और आकाश सा अनंत है। गांव जीवन में बिखेरता रहा है रौनक, आज ढहती दीवारों की बेजान ईंट सा रह गया है गांव। गांव के साथ खो गया है इनार, पोखर, बथान, चौपाल और बहुत कुछ। विचारों के महायुद्ध में गांव में खड़ा है वक्त अपने शाही फरमान के साथ। आज गांव में बेबस है बुढ़ापा, संशयग्रस्त है जवानी, शिशुओं की गायब है निश्चलता, संक्रमित हो गए हैं गर्भ, दूषित हो गया है प्यार, बौना हो गया है समर्पण। धुआंते शाम में भय से आतंकित गांव की ऊंचाई बढ़ रही है, कद छोटा हो रहा है, ऐसा लगता है गांव शहर हो रहा है। कहते हैं कि जब भी साहित्य के ज़रिए कोई भी बात कही जाए तो वो बड़ी सरलता से लोगों तक पहुंचाई जाती है। आपकी कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कहानी जिसके ज़रिए आपने एक सही मकसद या एक सही चीज़ को समाज कल्याण या समाज के लोगों के बीच दर्शाया है, जिससे वो अधिक से अधिक अपना जुड़ाव समाज से या एक दूसरे की सेवा के लिए करें? इस विषय पर तो हमने कोई रचना नहीं लिखी है, लेकिन यही है कि हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने बताया है, नए प्रातः के अरुण तिमिर उर में मरीचि संधान करो, युग के मूक शैल उठो, जागो हुंकारो कुछ गान करो। दिनकर की ये पंक्तियाँ हैं। तो रास्ता तो खुद बनाना पड़ेगा और बनाते हैं लोग। जी, युवाओं को इसकी ओर प्रेरित करने के लिए, साहित्य के प्रति प्रेरित करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे उनका रुझान या झुकाव साहित्य के प्रति अधिक से अधिक हो? देखिए, साहित्य के प्रति बच्चों का, युवकों का रुझान है, ऐसा नहीं है। आप टीवी सीरियल्स देखती हैं, फिल्म देखती हैं, वो पटकथा क्या है? साहित्य ना है। साहित्य से कोई आदमी अछूता नहीं है। अब कोई ऐसा आदमी होगा कि जो साहित्य से, समाज से कटा हो, वही आदमी कर, हर आदमी जुड़ा हुआ है। किसी भी भाषा, सीरियल्स हो, कहानियाँ हो, कहानी है, उपन्यास है, तो उससे जुड़ा हुआ है ही। तो उससे आदमी कट के रह नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहते हैं कि माँ की लोरी में भी साहित्य है, कहानियों में भी, जो हम टीवी सीरियल्स देखते हैं उनमें भी साहित्य, मतलब हर जगह साहित्य हमें देखने को मिलता है। आपने अपने इस साहित्य को किस प्रकार अपने इस कार्य में अपना मतलब शामिल किया या उसका योगदान दिया? जैसे जैसे हम लोगों ने जो रचना की वो किसी न किसी घटना विशेष से प्रेरित होकर ही होती है। अभी पिछले दिनों हमारी भारिया का निधन हुआ, तो कवि की भावतंतियाँ तब झंकृत होती हैं जब उसके जीवन पर आघात होता है। तो उसकी 4 पंक्तियाँ ही मुझे याद हैं। रिश्तों की थी चादर तुम, एहसासों का कंबल, मेरी हिम्मत ताकत थी तुम और जीवन का संबल, तुम बिन हुआ अधूरा मैं तो
किसको ये समझाऊं, कैसे बसंत मनाऊं, तुम बिन कैसे बसंत मनाऊं। और बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज आप जिस मुकाम पर हैं उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? परिवार, माता पिता, उसके बाद गुरुजन, समाज। जी, बतौर समाज सेवी आप हमारी आज की जनता को या आज की युवाओं को किस प्रकार गाइडलाइंस या उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बस अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। सोच यदि संकुचित रहेगा, अपने आप में स्व केंद्रित हो जाओगे, तो न समाज का भला होगा, न राष्ट्र का, और न तुम्हारा। इसलिए अपने को आत्म केंद्रित होने से बचिए और राष्ट्र और समाज के प्रति हमेशा उदार रहिए। और आपका जो जीवन है विस्तृत है, विस्तृत आकाश की तरह है। आप ऊंचाइयां छूइए, राष्ट्र और समाज को साथ लेकर ही, जड़ से कट कर नहीं। जड़ ही जीवन है, जड़ से यदि आप छोड़ देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। यही वो संदेश है, और क्या। कमल नयन जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और हमें साहित्य और समाज सेवी के विभिन्न गुणों से, विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाए और हमारे आज के कार्यक्रम को जानकारी से लबरेज किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के अति विशेष अतिथि समाज सेवी कमल नयन श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने समाज सेवा और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। अब वक्त हो चला है आपसे जानने का कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, जिसके लिए आप अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।